हेलो दोस्तों, बिंदास लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं साइकोलॉजी का एक टॉपिक जिसका नाम है लर्निंग। टॉपिक का नाम है लर्निंग। सबसे पहले हम आज करेंगे लर्निंग की डेफिनेशन। उसके बाद हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। लर्निंग मतलब होता है सीखना, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुभव और अभ्यास द्वारा सीखा प्राप्त किया गया अनुभव लर्निंग कहलाता है। अनुभव और अभ्यास द्वारा व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन लर्निंग कहलाता है। मेरे शब्दों में ध्यान दीजिएगा, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो रहा है, अस्थायी नहीं। अब परिवर्तन कई तरीके से हो सकते हैं। इंसान थका हुआ हो तब उसको समझ में नहीं आ रहा है, नींद आ रही है, उसका 100% कंसंट्रेशन नहीं है, तो उसके व्यवहार में चेंज हुआ, बिहेव में चेंज हुआ, पर वो लर्निंग कहलाएगी क्या? नहीं, क्योंकि उसका बिहेव में 100% परिवर्तन नहीं हुआ है। मेडिसिन ले रहा है कोई, किसी की तबीयत खराब है, तो तबीयत खराब के कारण वो अलग रिएक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से उसका बिहेव चेंज हुआ, लेकिन स्थायी परिवर्तन नहीं हुआ। तो मेडिसिन, थकान, मादक द्रव्य मतलब सिगरेट, शराब पीते तो इंसान चेंज हो जाता है। वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, ड्रग्स में ये सब है, इन सब की वजह से है ना, जो बिहेव में चेंज हुआ उसको लर्निंग नहीं बोलेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैच्योरिटी। सबसे बड़ी बात मैच्योरिटी के बारे में कई साइकोलॉजिस्ट ने कहा है। हमारा जो सिलेबस बनता है उसमें भी मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग ही सिलेबस बनाया जाता है। हम है ना किसी भी एज में मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग ही एनसीईआरटी ने सिलेबस बनाया। हर एज को एक स्पेसिफिक एज में एक स्पेसिफिक चीज़ सिखाई जाती है। यदि हम 5 साल के बच्चे को मल्टीप्लिकेशन हाई लेवल का सिखाएंगे या बहुत ज़्यादा टेबल सिखाएंगे तो वो हो सकता है बार बार करने से उसको रिमेंबर हो जाए, पर ज़्यादा उसके एज के अकॉर्डिंग जो नहीं होगा, हाई लेवल का सिखाने से क्या होगा, बाद में उसको है ना पढ़ाई के लिए उसको मन नहीं करेगा, उससे अरुचि उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए मैच्योरिटी आने पर ही बच्चा है ना एक फिक्स टाइम में ही खड़ा हो पाता, चल पाता, उससे पहले वो खड़ा नहीं हो पाएगा। मैच्योरिटी आने पर ही एक एज में वो कर पाता है, लेकिन मैच्योरिटी के कारण जो बिहेव में चेंज आ रहा है वो स्थायी हो रहा है, लेकिन वो लर्निंग नहीं कहलाएगा। मैच्योरिटी आई तब बच्चा चल नहीं पाया, वो स्थायी परिवर्तन, एक बार चल पा रहा है तो ज़िंदगी भर चल पाएगा, लेकिन उसको लर्निंग नहीं बोलेंगे। तो आपने समझ लिया होगा, अनुभव और अभ्यास के कारण व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को लर्निंग कहते हैं। ठीक है। अब लर्निंग के टाइप्स, पहला है वाचिक लर्निंग। ये सिर्फ ह्यूमन में, वाचिक अधिगम ओनली ह्यूमन में होता है, क्योंकि वही अच्छे से बोल सकता है। ऐसे तो आवाज़ सभी एनिमल में होती है, बिल्ली जैसे म्याऊं म्याऊं करती है, डॉग का भी एक स्पेसिफिक आवाज़ है, लेकिन वो एक ही टाइप की आवाज़ निकालते हैं, पर हम कई लिपि का, कई वर्ड का यूज़ करते हैं, इसलिए वाचिक अधिगम सिर्फ ह्यूमन में होता है। दूसरा है संज्ञानात्मक अधिगम। संज्ञानात्मक अधिगम में संज्ञान मतलब ज्ञान, इसमें ज्ञान दिख रहा है ना, ज्ञान में चेंज होता है इस अधिगम के द्वारा। यह अंतर्दृष्टि अधिगम है। अंतर्दृष्टि अधिगम और अव्यक्त अधिगम इसके द्वारा किया जाता है। अव्यक्त अधिगम किसने दिया था? टॉलमैन ने। अंतर्दृष्टि किसने दिया था? कोहलर ने। हम इसे भी आगे पढ़ेंगे। और थर्ड है प्रेक्षणात्मक अधिगम। दूसरों का प्रेक्षण करने से जो अधिगम प्राप्त होता है उसे प्रेक्षणात्मक अधिगम कहते हैं। बच्चे इमिटेशन द्वारा सीखते हैं, दूसरों की नकल करके। वैसे ही
हर सिचुएशन में सब कोई नहीं जानते कि कैसे बिहेव करना चाहिए समाज में जाकर। बच्चे हों या बड़े भी इससे सीखते हैं, दूसरे को कैसे किस सिचुएशन में बिहेव करते देख कर सीखते हैं। सामाजिक लर्निंग रचनात्मक अधिगम में आती है। और भी है ना, कई बार हम दूसरे को काम करते हुए देखकर भी सीख जाते हैं, ये सब प्रेक्षणात्मक लर्निंग में आती है। तो हमने 3 ठोक अधिगम पढ़ लिया, प्रेक्षणात्मक, संज्ञानात्मक और वाचिक। चौथा है संप्रत्यय अधिगम। संप्रत्यय संप्रत्यय मतलब होता है विशेषताओं या गुणों के समूह जो किसी नियम से जुड़े हों, संप्रत्यय अधिगम कहलाते हैं। हमारे माइंड में हर चीज़ के लिए कॉन्सेप्ट बना होता है। जैसे कि डॉग सोच रहे तो हमारे माइंड में आ रहा है कि 4 पाँव वाला होगा, भौं भौं करेगा। वैसे है ना, कोई वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, उसके बारे में है ना सोचते ही बोलते ही माइंड में उसकी इमेज बन जाती है। तो क्या है, कॉन्सेप्ट सिंपल भी होते हैं, टफ भी होते हैं। जितने भी रूल हम लॉ पढ़ते हैं, रूल पढ़ते हैं, इक्वेशन पढ़ते हैं, वो सब भी कॉन्सेप्ट है। तो सबके सभी कॉन्सेप्ट है। तो इनके द्वारा जो कॉन्सेप्ट का लर्निंग होता है उसे संप्रत्यय लर्निंग कहते हैं। ठीक है। हम पढ़े इसमें मैंने बताया था संज्ञानात्मक अव्यक्त मतलब निर्व्यवहार सीखा जाता है, परंतु व्यवहार को शो नहीं किया जाता जब तक कि है ना रीज़न ना हो। जैसे कोई बच्ची है, वो मम्मी को देख कर चाय बनाना सीख ली, लेकिन तब तक नहीं बनाएगी जब तक उसको काम ना पड़े। वैसे ही हम कई चीज़ें सीख लेते हैं अपने डेली लाइफ में, और जब ज़रूरत पड़ती तभी वो व्यवहार शो करते हैं। तो इसको अव्यक्त अधिगम कहते हैं। अंतर्दृष्टि, किसी समस्या का समाधान एकाएक स्पष्ट हो जाता है, एकाएक हो जाता है। ये कोहलर ने दिया था, इसके बारे में हम डिटेल से किसी वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन इंसान कोई भी समस्या आती है, या जानवर हो, इंसान हो, कोई भी समस्या आने के बाद वो थोड़ी देर उसके बारे में कोशिश करता है, ट्राई एरर करता है, या फिर थोड़ी देर रुक कर सोचता है प्रॉब्लम के बारे में, फिर सलूशन के बारे में सोचता है, फिर उसको जो उसका है ना सलूशन सोच कर उसको फिर है ना मतलब वो करता है, एकाएक उसको है ना सलूशन, प्रॉब्लम का सलूशन सूझ जाता है, सोच कर फिर वो है ना अप्लाई करता है। तो इसको अंतर्दृष्टि अधिगम कहते हैं। वाचिक अधिगम ओनली ह्यूमन सीखते हैं। ये इसको सीखने के कई तरीके हैं। पहला है युग्मित सहचर अधिगम। इसमें क्या होता है, एक सेकंड आपको बताती हूँ। युग्मित सहचर, इसमें है ना युग्म बनाते हैं, एसोसिएट करते हैं। नेटिव लैंग्वेज से फॉरेन लैंग्वेज सीखने में यह हेल्प करती है। जैसे नेटिव लैंग्वेज को स्टिमुलस मान लिया जाता है और फॉरेन लैंग्वेज को रिस्पॉन्स मान लिया जाता है। हर चीज़ से है ना एक वर्ड से दूसरे वर्ड को कनेक्ट करके सीखा जाता है। तो पहले क्या बोलेंगे, एक वर्ड बोल देंगे नेटिव लैंग्वेज का, फिर उसके बाद है ना फॉरेन का बोल देंगे। जैसे हिंदी का है जाना, ये एस हो गया। इंग्लिश में है गो, ये क्या हो गया, आर हो गया। तो अपन कैसे करेंगे, पहले दोनों को साथ साथ बोले, उसके बाद फिर जाना गो, फिर जाना, ऐसे बोले। बच्चे को ऐसे याद कराए, फिर बोलेंगे गो, और फिर बच्चे लोगों को एस देंगे, उसको बोलेंगे आर बताओ, और यदि बता दिया तो ठीक है, नहीं बता पाए तो आर शो करेंगे। फिर उसको फिर बोलेंगे तुम आर देंगे, बोलेंगे एस बता। इस तरीके से इसमें वाचिक अधिगम सिखाया जाता है। और सेकेंड नंबर है क्रमिक अधिगम। इसमें कैसे सीख रहा है, कौन कौन सी प्रक्रिया शामिल है, ये सब देखा जाता है। ठीक है। सबसे पहले इसमें कई निरर्थक वर्ड दिया गया था।
और फिर उसका यूज़फुल वर्ड दिया गया था, उसकी लिस्ट देकर रिमेंबर करने बोला गया था। और फिर बोला गया कि तुम सेम बताओ क्रम। क्रमिंग पूर्वाभास विधि मतलब सीरियल एंटीसिपेशन मेथड कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मैंने कोई भी लिस्ट दी, अब सा रे ग म प, यार ये तो पता होगा सबको, सूर है प ध नि सा। तो इसको एक समझ लीजिए लिस्ट थी मैंने याद करने के लिए, तो इसको कंटिन्यू है ना, इसे ये लिस्ट देखकर मैंने रिमेंबर करने बोला, और बोला कि सीरियल वाइज याद करना है। और बच्चे को बोलते हैं कि रिमेंबर करो और सीरियल वाइज याद करो, और फिर एक वर्ड बताते हैं उसको, फिर सेकंड है ना बताने बोलते हैं, यदि बता दिए तो ठीक है, नहीं बता पाए तो उसको शो करते हैं, फिर नेक्स्ट बताने बोलते हैं। और जब तक ये चीज़ चलते रहता है, जब तक बच्चा को पूरा का पूरा लिस्ट याद ना हो जाता, इसको क्रमिक अधिगम बोलते हैं। थर्ड है मुक्त पुनः स्मरण, सॉरी हाँ मैंने एक संप्रत्यय तो बताना भूल ही गई। चौथा था, पांचवा था कौशल अधिगम। किसी जटिल कार्य को आसानी से व दक्षता से करने की योग्यता कौशल कहलाती है। जैसे साइकिल चलाना, कार चलाना, कोई भी कौशल जो आता है, ड्राइंग करना, पेंटिंग, डांस, सब कौशल में आता है। तो ये सब की लर्निंग क्या कहलाती है, कौशल अधिगम। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट में अपन पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वीडियो वाचिंग द वीडियो, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें बिंदास लाइफ। बाय बाय।